नमस्कार। आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार प्रभात। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज मैरीटाइम इंडिया समिट 2021 का उद्घाटन करेंगे। प्रधानमंत्री ने कहा, छोटे किसानों को सशक्त बनाना ही सरकार की प्राथमिकता। पश्चिम बंगाल और असम में पहले चरण के विधानसभा चुनाव के लिए अधिसूचना आज जारी होगी। गुजरात में स्थानीय निकाय चुनावों की मतगणना जारी। पिछले वर्ष मई में हवाई यात्रा फिर शुरू होने के बाद भारत में एक दिन में यात्रा करने वालों की संख्या सबसे अधिक रही। दूरसंचार स्पेक्ट्रम की नीलामी आज भी जारी रहेगी। कल पहले दिन की बोलियों में 77,000 करोड़ रुपए से भी अधिक की बोलियां लगाई गईं। इजरायल में संयुक्त अरब अमारात के पहले आधिकारिक राजदूत की नियुक्ति। विश्व व्यापार संगठन ने सदस्य देशों से विकासशील देशों को कोविड-19 टीके के निर्माण के अधिक लाइसेंस देने की अपील की। और हॉकी में आज यूरोपीय टूर सीरीज के दूसरे मैच में भारत का सामना जर्मनी से। समाचार प्रभात में देवेंद्र त्रिपाठी के साथ मैं लवलीन निगम। कोविड महामारी के खिलाफ देश एकजुट होकर लड़ रहा है। आप भी हमारे साथ सुरक्षा और बचाव के 3 आसान एहतियाती उपायों का संकल्प लें। मास्क पहनें, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से मैरीटाइम इंडिया समिट 2021 का शुभारंभ करेंगे। पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय द्वारा इस सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है। 3 दिवसीय शिखर सम्मेलन में लगभग 400 समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर होने की संभावना है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि शिखर सम्मेलन में भारतीय समुद्री क्षेत्र में व्यापार के संभावित अवसरों का पता लगाया जाएगा। 3 दिवसीय मैरीटाइम इंडिया समिट का आयोजन बंदरगाह, पोत और जलमार्ग मंत्रालय डिजिटल मंच www.maritimeIndiaSummit.in पर कर रहा है। सम्मेलन में भारतीय नौवहन क्षेत्र के लिए अगले दशक की योजना पर चर्चा होगी और वैश्विक समुद्री क्षेत्र में भारत को अग्रणी बनाने की दिशा में काम होगा। सम्मेलन में विभिन्न देशों के प्रख्यात वक्ता हिस्सा लेंगे और भारतीय नौवहन क्षेत्र में संभावित व्यापार अवसरों, निवेश और संभावनाओं पर चर्चा करेंगे। डेनमार्क को सम्मेलन में भागीदार देश बनाया गया है। अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। मैरीटाइम सम्मेलन का सीधा प्रसारण आकाशवाणी दिल्ली के FM गोल्ड और इंद्रप्रस्थ चैनल से सुबह 11 बजे से किया जाएगा। यह प्रसारण AIR लाइव न्यूज और आकाशवाणी के YouTube चैनल्स पर भी उपलब्ध रहेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि छोटे किसानों को सशक्त करना ही केंद्र सरकार की प्राथमिकता है। उन्होंने कहा कि 21वीं सदी के भारत को कृषि उत्पादन में वृद्धि के साथ खाद्य प्रसंस्करण क्रांति की जरूरत है। केंद्रीय बजट में कृषि क्षेत्र के लिए उठाए गए कदमों पर आयोजित एक वेबिनार को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि खाद्यान्न, सब्जी, फल और मत्स्य पालन सहित कृषि के हर क्षेत्र में प्रसंस्करण पर ध्यान केंद्रित करना होगा। आज ये समय की मांग है कि देश के किसान की उपज को बाजार में ज्यादा से ज्यादा विकल्प मिले। सिर्फ रॉ प्रोडक्ट या फिर सिर्फ उपज तक किसानों को सीमित रखने का नुकसान देश देख रहा है। हमें देश के एग्रीकल्चर सेक्टर का प्रोसेस्ड फूड में के वैश्विक मार्केट में विस्तार करना ही होगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि आधुनिक भंडारण सुविधाएं किसानों को उनके गांवों के पास उपलब्ध होनी चाहिए। उन्होंने प्रसंस्कृत उत्पादों के लिए वैश्विक बाजार की आवश्यकता पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि ये समय की जरूरत है कि किसानों की उपज को बाजार में अधिक से अधिक विकल्प उपलब्ध हों। आज ये समय की मांग है कि देश के किसान की उपज को बाजार में ज्यादा से ज्यादा विकल्प मिले। हमें देश के एग्रीकल्चर सेक्टर का प्रोसेस्ड फूड के वैश्विक मार्केट में विस्तार करना ही होगा। हमें गांव के पास ही एग्रो इंडस्ट्रीज क्लस्टर की संख्या बढ़ानी होगी ताकि गांव के लोगों को गांव में ही खेती से जुड़े रोजगार मिल सके। ऑर्गेनिक क्लस्टर्स, एक्सपोर्ट क्लस्टर, इसकी भी इसमें बहुत बड़ी भूमिका होगी। गांव से एग्रो बेस्ड प्रोडक्ट शहरों की तरफ जाएं और शहरों से दूसरे इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट गांव पहुंचे। ऐसी स्थिति की तरफ हमें बढ़ना होगा।
प्रधानमंत्री ने गांव के पास कृषि उद्योग समूहों की संख्या बढ़ाने पर भी जोर दिया ताकि गांव में ही लोगों को खेती से संबंधित रोजगार मिल सके। प्रधानमंत्री ने बताया कि किसान रेल में सभी फलों और सब्जियों के परिवहन पर 50% की सब्सिडी दी जा रही है। किसान रेल भी आज देश के कोल्ड स्टोरेज नेटवर्क का सशक्त माध्यम बनी है। ये किसान रेल छोटे किसानों, मछुआरों को बड़े बाजार और ज्यादा डिमांड वाले बाजार से जोड़ने में सफल हो रही है। बीते 6 महीने में ही करीब 350 किसान रेल चलाई जा चुकी हैं और इनके जरिए करीब करीब 1 लाख मैट्रिक टन फल और सब्जियां ट्रांसपोर्ट की जा चुकी हैं। पश्चिम बंगाल और असम विधानसभा के पहले चरण के चुनाव के लिए अधिसूचना आज जारी की जाएगी। पश्चिम बंगाल में पहले चरण में विधानसभा की 30 सीटों पर मतदान होगा। राज्य में विधानसभा चुनाव 8 चरणों में होंगे। असम में पहले चरण में विधानसभा के 47 सीटों पर मतदान होगा। इस पूर्वोत्तर राज्य में विधानसभा चुनाव 3 चरणों में होंगे। पहले चरण का मतदान इस महीने के 27 तारीख को होगा। पहले चरण में कुल 80 लाख से अधिक मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकेंगे। गुजरात में आज 81 नगर पालिका, 31 जिला पंचायत और 223 तालुका पंचायत की मतगणना जारी है। मतदान पिछले रविवार को हुआ था। ब्यौरा हमारे संवाददाता से। गुजरात में म्यूनिसिपैलिटी, जिला और तालुका पंचायतों के चुनाव में कुल 8,474 सीटों में से 237 सीट पहले से ही निर्विरोध घोषित हो चुकी है, जबकि 2 सीटों पर किसी भी उम्मीदवार ने अपना नामांकन दाखिल नहीं किया था, जिससे रविवार को 8,235 सीटों पर वोट डाले गए थे। 22,000 से अधिक उम्मीदवार इन चुनावों में अपना भाग्य आजमा रहे हैं, लेकिन मुख्य मुकाबला भाजपा और कांग्रेस के बीच रहने की उम्मीद है। राज्य चुनाव आयोग द्वारा घोषित आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार म्यूनिसिपैलिटी में 58.82%, जिला पंचायत में 63.80% और तालुका पंचायत में 66.60% वोट डाले गए थे। योगेश पंड्या, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद। मध्य प्रदेश के वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा आज राज्य विधानसभा में वार्षिक बजट पेश करेंगे। ये बजट कागज रहित होगा। बजट से संबंधित ऐप भी जारी किया जाएगा। इस ऐप के जरिए लोग राज्य के बजट से जुड़ी जानकारी मोबाइल पर देख सकेंगे। इस बार बजट में नागरिकों के सुझाव भी शामिल किए जाएंगे। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा है कि कोविड के दोनों वैक्सीन कोविशील्ड और कोवैक्सीन प्रतिरक्षा की दृष्टि से पूरी तरह सुरक्षित हैं। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ने कोवैक्सीन की खुराक लेकर स्पष्ट संदेश दे दिया है कि इस वैक्सीन में कोई त्रुटि नहीं है और अब इसके बारे में सभी प्रकार की भ्रांतियों को हमेशा के लिए दूर कर दिया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि वैक्सीन के दुष्प्रभाव भी नहीं के बराबर हैं और इक्का दुक्का मामले में ही अस्पताल में भर्ती होने की जरूरत पड़ती है। महाराष्ट्र में कल लगभग 6,700 वरिष्ठ नागरिकों और 45 वर्ष से अधिक आयु के गंभीर रोगग्रस्त लोगों को कोविड से बचाव का टीका लगाया गया। हमारे संवाददाता ने बताया कि मुंबई सहित कई स्थानों पर लोगों में टीका लगवाने के लिए उत्साह देखा गया। महाराष्ट्र में अभी तक 12,28,211 लोगों को कोविड-19 प्रतिबंधक टीका लगाया गया है। इसमें 6,66,000 स्वास्थ्य कर्मी हैं। अब तक 3,88,000 फ्रंटलाइन कर्मचारियों का टीकाकरण महाराष्ट्र में हो चुका है। राज्य के आरोग्य विभाग ने दी जानकारी के अनुसार पहले ही दिन 3,777 वरिष्ठ नागरिकों ने कोविड का टीका लगा लिया तथा विभिन्न बीमारियों वाले 45 साल से ज्यादा उम्र वाले 946 लोगों ने भी कल टीका लगा लिया। जीवन भावसार, आकाशवाणी समाचार, मुंबई। देश में कोविड से स्वस्थ होने की दर 97.07% हो गई है। अब तक 1 करोड़ 7 लाख से अधिक लोग कोविड से स्वस्थ हो चुके हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया है कि सक्रिय मामलों की संख्या कुल मामलों का केवल 1.52% है। इस समय देश में लगभग 1,68,000 कोरोना मरीज हैं। मंत्रालय ने कहा कि इस समय देश में कोविड से होने वाली मृत्यु की दर 1.41% है, जो विश्व के अधिकांश देशों की तुलना में बहुत कम है। भारत में अब तक 1,68,627 लोग इस महामारी का शिकार हुए हैं। संचार मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा है कि दूरसंचार स्पेक्ट्रम नीलामी के पहले दिन कल शाम 6 बजे तक 77,146 करोड़ रुपए से अधिक की बोली लगाई गई। नीलामी आज सुबह फिर शुरू होकर दिन भर चलने की उम्मीद है। कल नीलामी में 800, 900, 1,800, 2,100 और 2,300 मेगाहर्ट्ज के स्पेक्ट्रम बैंड के लिए बोलियां लगाई गई।
नीलामी में 3 कंपनियां भारती एयरटेल लिमिटेड, वोडाफोन आइडिया लिमिटेड और रिलायंस जियो इन्फोकॉम हिस्सा ले रहे हैं। कुल 2308.80 मेगाहर्ट्ज स्पेक्ट्रम की नीलामी की जा रही है, जिसमें से अब तक 829.20 मेगाहर्ट्ज के लिए बोलियां प्राप्त हुई हैं। 700 मेगाहर्ट्ज और 2500 मेगाहर्ट्ज बैंड में स्पेक्ट्रम को छोड़कर कुल स्पेक्ट्रम की लगभग 60% नीलामी के लिए रखा गया है। 700 मेगाहर्ट्ज, 800 मेगाहर्ट्ज और 900 मेगाहर्ट्ज बैंड में बोलीदाताओं को अंतिम बोली राशि का 25% अग्रिम भुगतान के रूप में जमा करना होता है। बाकी बैंड में बोलीदाताओं को अंतिम बोली राशि के 50% का भुगतान अग्रिम करना आवश्यक है। आगे बढ़ने से पहले एक नजर मुख्य समाचारों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज मैरीटाइम इंडिया समिट 2021 का उद्घाटन करेंगे। प्रधानमंत्री ने कहा, छोटे किसानों को सशक्त बनाना ही सरकार की प्राथमिकता। पश्चिम बंगाल और असम में पहले चरण के विधानसभा चुनाव के लिए अधिसूचना आज जारी होगी। गुजरात में स्थानीय निकाय चुनावों की मतगणना जारी। पिछले वर्ष मई में हवाई यात्रा फिर शुरू होने के बाद भारत में एक दिन में यात्रा करने वालों की संख्या सबसे अधिक रही। दूरसंचार स्पेक्ट्रम की नीलामी आज भी जारी रहेगी। कल पहले दिन की बोलियों में 77,000 करोड़ रुपए से भी अधिक की बोलियां लगाई गईं। इसराइल में संयुक्त अरब अमारात के पहले आधिकारिक राजदूत की नियुक्ति। विश्व व्यापार संगठन ने सदस्य देशों से विकासशील देशों को कोविड-19 के टीके के निर्माण के अधिक लाइसेंस देने की अपील की। और हॉकी में आज यूरोपीय टूर सीरीज के दूसरे मैच में भारत का सामना जर्मनी से। नागरिक विमानन मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने बताया कि 28 फरवरी को 2353 उड़ानों में रिकॉर्ड 3,13,668 घरेलू विमान यात्रियों ने उड़ान भरी। कोरोना महामारी के दौरान मई में घरेलू विमान सेवा फिर आरंभ होने के बाद 28 फरवरी के दिन देश में सर्वाधिक विमान यात्रियों ने इस सेवा का उपयोग किया। भारत में कोविड महामारी के फैलाव के दौरान मार्च 2020 में सभी उड़ानों को स्थगित कर दिया गया था। 2 महीने के अंतराल के बाद कड़े दिशा निर्देशों के साथ घरेलू उड़ानें फिर शुरू की गईं। विश्व भर से भारतीयों को स्वदेश लाने के लिए मई 2020 में वंदे भारत अभियान शुरू किया गया। इसके तहत एयर इंडिया, इंडिगो और स्पाइसजेट जैसी अन्य निजी घरेलू उड़ानों का संचालन भी किया गया। श्री पुरी ने बताया कि वंदे भारत अभियान के अंतर्गत लगभग 55 लाख से भी अधिक लोगों की विश्व भर से स्वदेशी वापसी हुई। नागरिक विमानन महानिदेशालय ने पिछले सप्ताह सभी अंतर्राष्ट्रीय विमानों का संचालन 31 मार्च तक स्थगित कर दिया था। इस वर्ष फरवरी महीने में 1,13,143 करोड़ रुपए के सकल जीएसटी राजस्व की वसूली की गई। इसमें केंद्रीय जीएसटी 21,092 करोड़ रुपए, राज्य जीएसटी 27,273 करोड़ रुपए, एकीकृत जीएसटी 55,253 करोड़ रुपए और उपकर के रूप में जुटाई गई 9,525 करोड़ रुपए की राशि शामिल है। इस वर्ष फरवरी में नियमित निपटान के बाद केंद्र सरकार और राज्य सरकारों द्वारा केंद्रीय जीएसटी के तौर पर अर्जित कुल राजस्व 67,490 करोड़ रुपए और राज्य जीएसटी के रूप में कुल राजस्व 68,807 करोड़ रुपए रहा। प्रसिद्ध अर्थशास्त्री नवीन गुप्ता ने आकाशवाणी को बताया कि जीएसटी संग्रह में हो रही वृद्धि भारत की मजबूत अर्थव्यवस्था का अच्छा संकेत है। जीएसटी कलेक्शन है फरवरी महीने की, ये फरवरी महीने के जो पिछले साल के मुकाबले इस बार 7% ज्यादा है। साथ में ये भी है कि जो ग्रोथ है वो दोनों फॉरेन ट्रेड में भी है और डोमेस्टिक ट्रेड में है। ये बताता है कि इकोनॉमी में जो कॉन्फिडेंस है डोमेस्टिक फ्रंट पे भी और इंटरनेशनल फ्रंट पे भी बढ़ रहा है। और जो सरकार के वेरियस मेजर्स रहे हैं, प्रावधान रहे हैं, वो कामयाब हैं और से डोमेस्टिक प्रोडक्शन भी बढ़ रही है, इंटरनेशनल ट्रेड भी बढ़ रहा है और जो है नौकरियां भी बढ़ रही। केंद्र सरकार ने वस्तु और सेवा कर जीएसटी क्षतिपूर्ति को पूरा करने के लिए राज्यों को 4,000 करोड़ रुपए की 18वीं साप्ताहिक किस्त जारी कर दी है। इसमें से लगभग 3,677 करोड़ रुपए की राशि 23 राज्यों को जारी की गई है, जबकि 322 करोड़ रुपए से अधिक की राशि केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली, जम्मू कश्मीर और पुद्दुचेरी को दी गई है। शेष 5 राज्यों अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड और सिक्किम में जीएसटी लागू हो जाने के कारण राजस्व का अंतर नहीं आया है। अब तक राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के कुल अनुमानित जीएसटी मुआवजे की कमी का 94% जारी किया गया है।
रेल मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि बहुत जल्द ही औद्योगिक क्षेत्र पांवटा साहिब से माल ढुलाई पर ध्यान देने के लिए जगाधरी पांवटा साहिब नई रेल लाइन के लिए दोबारा सर्वेक्षण कराया जाएगा। कल शिमला में श्री गोयल ने कहा कि अनुसंधान अभिकल्प और मानक संगठन RDSO ये पता लगाने के लिए भी अध्ययन करेगा कि क्या इस ट्रैक पर चलने वाली ट्रेनों की गति में सुधार के लिए कालका शिमला ट्रैक को मजबूत किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि कालका शिमला रेलवे के कोच नए तरीके से डिजाइन और निर्मित किए जाएंगे ताकि पर्यटन को बढ़ावा मिल सके। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने टोल प्लाजा की रियल टाइम निगरानी प्रणाली की शुरूआत की। नई दिल्ली में कल एक समारोह में श्री गडकरी ने कहा कि टोल प्लाजा पर फास्टैग के लागू होने से इलेक्ट्रॉनिक टोल संग्रह में सुधार के साथ ही व्यापार में सुगमता आई है। उन्होंने कहा कि इससे समय और ईंधन की भी बचत हो रही है। राष्ट्रीय राजमार्गों के निर्माण के बारे में श्री गडकरी ने कहा कि इस वित्तीय वर्ष के 11 महीनों में 11,000 किलोमीटर से अधिक सड़क का निर्माण किया गया और रोजाना 33 किलोमीटर सड़क का निर्माण किया जा रहा है। हाईवे के बारे में मुझे बताते हुए खुशी हो रही कि हमने 11,035 किलोमीटर हाईवे कंस्ट्रक्शन अभी तक किया है, तो ये 33 किलोमीटर पर डे हुआ है। अभी ये पूरा महीना एंड होना है। हमने 2 रिकॉर्ड बनाए। मैं उम्मीद करता हूं कि ये 40 किलोमीटर इस साल क्रॉस करेंगे। वस्त्र मंत्रालय में सचिव यूपी सिंह ने कहा है कि अगस्त 2020 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने मन की बात संबोधन में पहले भारतीय खिलौना मेला 2021 की परिकल्पना की थी। ये एक बेहतरीन शुरुआत है और इससे खिलौना उद्योग को बहुत प्रोत्साहन मिलेगा। भारतीय खिलौना मेला 2021 के दौरान पारंपरिक खिलौना क्लस्टरों के साथ काम कर रहे उद्यमियों की सफलता गाथा पर हुए वेबिनार में भाग लेते हुए श्री सिंह ने कहा कि आत्मनिर्भर भारत अभियान के अंतर्गत आने वाले 24 प्रमुख क्षेत्रों में खिलौना उद्योग की पहचान की गई है। भारत में खिलौनों के निर्यात को बढ़ावा देने पर आयोजित वेबिनार में भाग लेते हुए वाणिज्य सचिव डॉक्टर अनूप वधावन ने कहा कि भारतीय खिलौना मेला इस उद्योग को प्रोत्साहन देने और वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी बनाने के लिए नीति निर्माताओं, खिलौना विनिर्माताओं, वितरकों, निवेशकों, उद्योग विशेषज्ञों, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों, कारीगरों, स्टार्टअप्स, बच्चों, अभिभावकों और शिक्षकों को एक मंच पर लाया है। भारतीय खिलौना मेला 2021 के तीसरे दिन कल उद्योग, शिक्षा जगत और सरकार से जुड़े 35 वक्ताओं ने अपने विचार रखे। तीसरे दिन की गतिविधियों में वाराणसी के लकड़ी के खिलौनों के निर्माण समूह, कर्नाटक में कोप्पल के किन्हाल खिलौना क्लस्टर और असम में अशारीकंदी क्लस्टर ने अपनी शिल्पकला का प्रदर्शन किया। पहली बार भारत सरकार लाई है बच्चों की फन और लर्निंग की जरूरत को पूरा करने वाले खिलौनों का अनोखा मेला द इंडिया टॉय फेयर 2021 27 फरवरी से 2 मार्च 2021। खेल है भाई, खेला है, बड़ा रंग बिरंगा खेला है, फन और लर्निंग से भरा खिलौनों का मेला है। पाएं 1200 से भी अधिक एग्जिबिटर से खिलौने खरीदने का सुनहरा मौका। रजिस्टर करें www.theindiatoyfair.in पे। पूर्वी लद्दाख क्षेत्र के सीमावर्ती गांवों में लोगों को सभी साधनों के जरिए संपर्क की बेहतर सुविधा मिल रही है। पेंगोत्सो के दक्षिणी हिस्से में स्थित फिंगर 4, मेराक और खाकटेड गांवों में कल मोबाइल संपर्क सुविधा शुरू कर दी गई। हमारे लेह संवाददाता की रिपोर्ट। लद्दाख क्षेत्र में सेना और आम नागरिकों का सह अस्तित्व लंबा इतिहास रहा है। हाल ही में जब पूर्वी लद्दाख मोर्चे में सेना को बहुत समर्थन की आवश्यकता थी, जीरो बॉर्डर का ग्रामीणों ने उनके साथ खड़े थे। जैसा कि तनाव घट रही है, ऑपरेशन सद्भावना के तहत सेना ने ग्रामीणों का कनेक्टिविटी के दशकों का सपनों को पूरा करने के लिए OFC केबल बिछाई। भारतीय सेना का चुशुल बटालियन का सेकंड इन कमांड लेफ्टिनेंट कर्नल अनिरुद्ध सिंह ने कहा, आर्मी हमेशा बॉर्डर विलेज में उनकी सहायता के लिए तत्पर रहती है और हमेशा खड़ी रहती है। आर्मी ने और BSNL ने मिलके ये एक BSNL टावर लगाया गया, जिसमें आर्मी ने सामान लाने में और OFC ले करने में पूरी मदद की है। BSNL ने मोबाइल टावर के लिए उपकरण प्रदान किया और चुचुल का पार्षद कोंचोक स्टैंजिन ने परियोजना को सौर ऊर्जा प्रणाली प्रदान की। कोंचोक स्टैंजिन ने कहा कि सेना और सीमा के ग्रामीण सहजीवी है और जरूरत में एक दूसरे की मदद करते हैं।
तो आज आर्मी के सहयोग से, BSNL के सहयोग से और लोगों के सहयोग से हम सब मिलके आज यहाँ पे मोबाइल टावर का इनॉग्रेशन किया। आज 70 साल के बाद पहली दफा इस गांव में कम्युनिकेशन का फैसिलिटीज आया। पेंगांग के मेरक गांव से आकाशवाणी समाचार के लिए रमेश चंद्रा। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस हर साल 8 मार्च को मनाया जाता है। भारत में अन्य विकसित देशों के मुकाबले सर्वाधिक महिला कमर्शियल पायलट हैं। आकाशवाणी महिला दिवस के अवसर पर विभिन्न क्षेत्रों में उपलब्धियां हासिल करने वाली महिलाओं की विजयगाथा की श्रृंखला प्रस्तुत कर रही है। इसी श्रृंखला में आकाशवाणी ने कैप्टन निवेदिता भसीन से बात की और उड़ान क्षेत्र के प्रारंभिक दिनों की उनकी यादें साझा की। इस उड़ान में सभी महिलाएं शामिल थीं। आज भारत में उड्डयन के क्षेत्र में 13% महिलाएं हैं, जो विश्व में सबसे अधिक हैं। देश की सबसे युवा पायलट बनी निवेदिता भसीन आज गौरवान्वित हैं। कैप्टन निवेदिता भसीन ने वर्ष 1979 में विमान चालन आरंभ किया था। उन्हें वर्ष 1989 में जेट विमान उड़ाने वाली पहली महिला होने का गौरव प्राप्त है। आकाशवाणी से बातचीत में निवेदिता बताती हैं कि इस क्षेत्र में उनका सफर काफी मुश्किल भरा रहा, लेकिन धीरे धीरे उन्होंने इस सफर को आसान बनाया और ये उपलब्धि हासिल की। Of course, it was a very small community of us girls, and definitely it was really lonely for us. It was a very difficult life. With time, I think our colleagues got used to us flying alongside them. There was a comfort factor. The passengers got used to seeing women pilots in uniform, and now we are so many of us, I don't think it makes any difference to either the crew or the passengers to see women pilots flying. दीक्षा सक्सेना की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से फरहत नाज। विश्व व्यापार संगठन प्रमुख ने सदस्य देशों से आग्रह किया है कि वे कोविड टीके का वैश्विक उत्पादन 3 गुना करने के लिए विकासशील देशों की दवा कंपनियों को अधिक लाइसेंस देने पर काम करें। WTO की प्रमुख नागुजी ओकोजो-इवायेला ने कहा कि दुनिया में टीकों के उत्पादन की सामान्य क्षमता 3.5 अरब खुराकों की है, जबकि हमें 10 अरब खुराक का निर्माण करना है। संयुक्त अरब अमारात ने पहली बार इजरायल में अपने राजदूत की नियुक्ति की है। दोनों देशों के बीच संबंधों को सामान्य बनाने की दिशा में पिछले वर्ष हुए ऐतिहासिक समझौते के बाद इजरायल में औपचारिक रूप से संयुक्त अरब अमारात के पहले राजदूत की नियुक्ति हुई है। संयुक्त अरब अमारात के दूत मोहम्मद अल खाजा ने कल यरूशलेम में एक समारोह में इजरायल के राष्ट्रपति रूवेन रिवलिन को अपनी नियुक्ति से संबंधित दस्तावेज सौंपे। संयुक्त अरब अमारात पहला देश है जिसने अब्राहम समझौते के तहत इजरायल के साथ पूर्ण राजनयिक संबंध स्थापित करने के लिए सहमति दी थी। हॉकी में आज यूरोपीय टूर सीरीज के दूसरे मैच में भारत का सामना मेजबान जर्मनी से होगा। ये मैच भारतीय समयानुसार रात 8:30 बजे से खेला जाएगा। 12 महीनों से अधिक समय बाद अपना पहला अंतर्राष्ट्रीय मैच खेल रही भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने PR श्रीजेश के नेतृत्व में 4 मैचों की श्रृंखला के रविवार को पहले मैच में मेजबान जर्मनी को 6-1 से हराया था। 17 दिवसीय दौरे की समाप्ति से पहले भारतीय टीम बेल्जियम के एंटवर्प में 6 और 8 मार्च को ब्रिटेन के साथ खेलेगी। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.com/hindi पर भी उपलब्ध हैं। और देवेंद्र, आप बताएं कि आज के समाचार पत्रों में क्या विशेष है? जी लवलीन, कोविड टीकाकरण के दूसरे चरण के पहले दिन कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा स्वदेशी टीके की पहली खुराक लगवाने की खबरें सभी अखबारों में है। दैनिक भास्कर ने इसे विश्वास का टीका बताया है। दैनिक जागरण कहता है प्रधानमंत्री ने लगवाई स्वदेशी वैक्सीन, सभी पात्र लोगों से टीकाकरण के लिए आगे आने की अपील। हिन्दुस्तान की पहली खबर है बुजुर्गों और बीमारों तक पहुंचा टीका। जनसत्ता ने स्वास्थ्य मंत्री के इस बयान को प्रमुखता से दिया है कि प्रधानमंत्री ने स्वदेशी टीका लगवाकर दुष्प्रचार खत्म किया। नवभारत टाइम्स ने अमरीकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स की इस रिपोर्ट को पहली खबर बनाया है कि मुंबई की बिजली पर चीन ने किया था अटैक। जनसत्ता ने ऊर्जा मंत्रालय के इस बयान को दिया है कि इससे किसी प्रकार के कामकाज पर असर नहीं पड़ा था। राष्ट्रीय सहारा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस बयान को प्रमुखता से दिया है कि किसानों को फसल बेचने के नए विकल्प मिलने चाहिए। पत्र ने आगे लिखा है कृषि उपज के मूल्यवर्धन और खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र में क्रांति लाने की जरूरत है। दैनिक जागरण ने प्रधानमंत्री के इन शब्दों को दिया है कि छोटे किसान हमारी बड़ी प्राथमिकता और किसानों की उपज को ज्यादा से ज्यादा बाजार उपलब्ध कराना समय की मांग। जीएसटी वसूली लगातार 5वें महीने 1 लाख करोड़ के पार। अमर उजाला में प्रमुखता से है। पत्र ने इसे अर्थव्यवस्था में सुधार का संकेत बताया है। नवभारत टाइम्स ने इसे रिकॉर्ड जीएसटी कलेक्शन बताया। अमर उजाला को लगता है आयात ने बढ़ाई जीएसटी वसूली, विनिर्माण भी मजबूत।
ग्राहक खोने के डर से डिजिटल हो रहे हैं देश के किराना स्टोर, राजस्थान पत्रिका की खबर है। पत्र के अनुसार 10 बड़े शहरों में हुआ सर्वेक्षण, 75% दुकानें कर रही हैं इस दिशा में काम। राष्ट्रीय सहारा की खबर है, स्पेक्ट्रम नीलामी के पहले दिन 77,146 करोड़ की बोली। पत्र ने सरकार के हवाले से लिखा है कि ये उम्मीद से बेहतर है। हिंदुस्तान ने भारतीय मौसम विभाग के इस पूर्वानुमान को दिया है कि मार्च से मई के बीच इस बार गर्मी ज्यादा सताएगी। पत्र ने इसे ला नीना का असर बताया है। जनसत्ता लिखता है, उत्तर, पूर्वोत्तर, पूर्व और पश्चिम में तापमान बढ़ने का अंदेशा। गोल्डन ग्लोब पुरस्कार समारोह इस बार वर्चुअल तरीके से होने पर दैनिक ट्रिब्यून ने लिखा है, घरों में ही चमके गोल्डन ग्लोब के सितारे। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज मैरीटाइम इंडिया समिट 2021 का उद्घाटन करेंगे। प्रधानमंत्री ने कहा, छोटे किसानों को सशक्त बनाना ही सरकार की प्राथमिकता। पश्चिम बंगाल और असम में पहले चरण के विधानसभा चुनाव के लिए अधिसूचना आज जारी होगी। गुजरात में स्थानीय निकाय चुनावों की मतगणना जारी। पिछले वर्ष मई में हवाई यात्रा फिर शुरू होने के बाद भारत में एक दिन में यात्रा करने वालों की संख्या सबसे अधिक रही। दूरसंचार स्पेक्ट्रम की नीलामी आज भी जारी रहेगी। कल पहले दिन बोलियों में 77,000 करोड़ रुपए से भी अधिक की बोलियां लगाई गईं। इजरायल में संयुक्त अरब अमारात के पहले आधिकारिक राजदूत की नियुक्ति। विश्व व्यापार संगठन ने सदस्य देशों से विकासशील देशों को कोविड के टीके के निर्माण के लिए अधिक लाइसेंस देने की अपील की। और हॉकी में आज यूरोपीय टूर सीरीज के दूसरे मैच में भारत का सामना जर्मनी से। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।